ओके गाइस, सो यहाँ पे हम कोरिलेशन के एमसीक्यूज देखते हैं। सेक्शन ए हमारा बचा था, फिर जाके हम चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू ये सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सेक्शन ए के यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन वन, एमसीक्यू वन। In context with correlation, what do you call the graph if the points of paired observation x y are shown in a graph? कौन सा ग्राफ बोलेंगे हम उसको? तो भाई स्कैटर डायग्राम। ओके, पे स्कैटर डायग्राम आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू टू। विच काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इज बिटवीन एक्स एंड वाई? देखो यहाँ पे लाइन है वो हमको स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पॉइंट्स आपको स्कैटर्ड होते हुए नजर आएंगे, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है डेटा ग्राफ जो है वो, तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। बट यहाँ पे देख सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में है। ओके, कोई पॉइंट्स है वो लाइन के बाहर नहीं है, उसका मतलब जो हमारा डेटा है वो परफेक्ट पॉजिटिव है। ओके, सो आंसर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आंसर इज ऑप्शन ए, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, which kind of correlation exists if the following scatter diagram is of two variable x and y? देखो पहले तो ये देखना है कि भाई डेटा किस डायरेक्शन में जाते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब अगर अपवर्ड में जाते हो तो पॉजिटिव, यहाँ पे डाउनवर्ड में जा रहे हैं उसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। अभी देखना है कि भाई परफेक्ट नेगेटिव है या पार्शियल नेगेटिव है। सो डेटा को देख सकते हो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं थे, यहाँ पे किस तरह से वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे उसी स्ट्रेट लाइन से वो नीचे नहीं आ रहे हैं। उस लाइन जो है उसमें थोड़े पॉइंट्स इधर उधर स्कैटर्ड हुए हैं, उसका मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर के बारे में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन ओनली? अगर सिंगल लाइन में लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा? देखो सिंगल लाइन में लाई करेंगे तो या तो वो एकदम स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। तो उसका वैल्यू विल बी आइदर +1 या फिर नेगेटिव होगा तो -1। ओके, दैट्स वाई आंसर रहेगा 1 और -1, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर? आर का रेंज क्या रहेगा? सो -1 से लेके -1 से लेके वो +1 तक जाता है। ओके, सो ये रेंज रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप देख सकते हो तो दैट इज ऑप्शन सी, आपका आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल वेट इज केजी एंड दैट ऑफ हाइट इज सेंटीमीटर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम? देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर, आर इज यूनिट फ्री, हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। सो इट इज अ यूनिट फ्री मेजर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। आर का कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, which kind of the correlation can be obtained if the two variables are varying in opposite direction in constant proportion? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन कांस्टेंट प्रपोर्शन में है, यहाँ पे नियर टू कांस्टेंट नहीं है। अगर नियर टू कांस्टेंट होगा तो पार्शियल रहेगा, यहाँ पे एकदम कांस्टेंट प्रपोर्शन में है, उसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, तो वो नेगेटिव होगा लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करें। सो व्हाट डज द न्यूमरेटर इंडिकेट इन द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड? कार्ल पियर्सन्स मेथड में जो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा? ओके, सो हम न्यूमरेटर में अब देख सकते हो, हमने जब फार्मूला कैलकुलेट की थी, एक्सप्लेनेशन देखा था थियरी में, सो ऊपर आएगा कोवेरिएंस। ओके, और नीचे आएगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो। ओके, सो यहाँ पे आएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स और वाई का कोवेरिएंस, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल? देखो आर का रेंज क्या है, तो भाई -1 से वो कम नहीं जाएगा, ओके, और +1 से भी वो ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.99 है, वो भी रेंज के अंदर है। -1.09 ये रेंज के बाहर चला गया। ओके, ये भी रेंज के अंदर है, ये भी रेंज के अंदर है। तो
यहाँ पे -1 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये -1 से कम आ गया है वैल्यू, इसलिए आंसर इज ऑप्शन बी -1.07. ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10. इफ u इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स, यहाँ पे स्केल और ओरिजिन इफेक्ट का क्वेश्चन है, एंड v इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन सी वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखो uv और xy दोनों सेम मिलेंगे, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये गलत है, ग्रेटर देन ये भी गलत है, लेस देन भी गलत है, सो दोनों इक्वल मिलेंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओरिजिन और स्केल का कोई इफेक्ट नहीं रहता है कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, next question 11. If rxy is 0.7, then what is the value of r x plus 0.2 y plus 0.2. यहाँ पे चेंज इन साइन हुआ है दोनों वेरिएबल में, इसलिए कोई चेंज नहीं रहेगा. अगर एक वेरिएबल का साइन चेंज होगा तो दूसरा का भी चेंज, तो रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे यह 0.7 ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट, अगर minus xy equals to minus 0.5, what is the value of rx minus y. ओके, देखो माइनस यहाँ पे लगा है तो 0.5 मिलेगा, अगर वो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाता है, दैट इज माइनस वाई के प्लेस के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो माइनस एक्स में -0.5 आ रहा था, अभी यहाँ पे वो माइनस का साइन है वो y को लग गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो -0.5 ही रहेगा, इसलिए आंसर इज -0.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज 0. देखो, अगर सिग्मा डी स्क्वायर 0 मिलेगा, उसका मतलब ये हुआ कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर के प्लेस के ऊपर हम 0 रखेंगे. ओके, दैट इज, यहाँ पे देखो आप 1 पे लिखते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर के प्लेस के ऊपर 0 रखेंगे, और अपॉन में जो भी वैल्यू होगा n इंटू एन स्क्वायर -1, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 माइनस यहाँ पे 0 ही मिलेगा, 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर होगा उसका वो 0 ही आएगा, सो 1 - 0 इज 1, सो आपका आंसर ऑलवेज 1 रहेगा यहाँ पे. ओके, सो उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे योर आंसर विल बी ऑलवेज 1, जब ये 0 आएगा तो आंसर विल बी 1. In the method of rank correlation in usual notation, if Rx equals to Ry for each pair of observations, देखो जब Rx equals to Ry मीन्स x के रैंक और y के रैंक सेम होंगे, तो आपका जो डेविएशन है ऑफ रैंक्स का डिफरेंस है d, वो 0 होगा. 0 का स्क्वायर d स्क्वायर विल बी ऑल्सो 0, तो जो सिग्मा डी स्क्वायर है उसका टोटल आपको 0 मिलेगा. तो ये सेम क्वेश्चन हो गया ये ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा. ओके, सो उस हिसाब से देखा जाए, फॉर एग्जांपल देखो, अगर रैंक्स जो है वो 1, 2 और 3 होंगे, तो ये आर एक्स का जो रैंक है वो 1 है, सिमिलरली आर वाई का रैंक भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सो जो डिफरेंस मिलेगा वो 0 आएगा, और डिफरेंस का स्क्वायर विल बी 0, तो अगेन यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर आपको 0 ही मिलेगा. ओके, सो ये सेम ऊपर वाली कंडीशन ही यहाँ पे अप्लाई होंगी कि भाई सिग्मा डी स्क्वायर 0 आएगा तो आर का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो भाई आर का वैल्यू अगेन यहाँ पे आपको 1 ही रहेगा. ओके, सो यहाँ पे भी सेम आंसर. इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स ऑफ 2 वेरिएबल्स. व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द रैंक्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, मीन्स यहाँ पे सम पूछा, स्क्वायर नहीं पूछा, मीन्स डी पूछा है. हर एक केस में जब आप डी का टोटल करोगे सिग्मा डी, यहाँ पे आपको सिग्मा डी के बारे में बात किया है कि भाई सिग्मा डी का वैल्यू क्या रहेगा. ओके, सिग्मा डी का वैल्यू क्या रहेगा, तो सिग्मा डी का वैल्यू हर एक केस में विल बी 0. ओके, उसका टोटल विल बी 0. नेक्स्ट, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, इफ द रैंक्स ऑफ 2 वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, रैंक अगर रिवर्स ऑर्डर में होंगे मीन्स यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, बट एग्जैक्ट इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे आर एक्स है और आर वाई है, ये 1 2 3 4 5 दिए हैं, और ये 5 4 3 2 1 में दिए. इस तरह से अगर रैंक्स दिए होंगे तो योर आंसर ऑफ आर विल ऑलवेज बी -1.
ओके, ये ऑलवेज बी -1, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके। यूजुअल नोटेशन, विच टर्म इज एडेड इन सिग्मा डी स्क्वायर फॉर ईच रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन रैंक कोरिलेशन। सिग्मा डी स्क्वायर में हर एक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो कि भाई हम m³ - m/12 करेंगे, कितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन बी। लास्ट MCQ देखिए, तो विच काइंड ऑफ कोरिलेशन विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इट्स रेवेन्यू एट कॉन्स्टेंट प्राइस। देखो, यूनिट सोल्ड एंड उसका रेवेन्यू, अगर यूनिट्स बढ़ता जाएगा तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे रखा है कांस्टेंट प्राइस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मात्रा में यहाँ पे सेल्स होगा, यूनिट सोल्ड होगा, तो जितने यूनिट सोल्ड होंगे उसी कांस्टेंट वैल्यू में यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसलिए जो डेटा है वो परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। और दूसरा, जितने वैल्यू में सेल्स बढ़ेगा उतने वैल्यू से रेवेन्यू बढ़ेगा। द डिफरेंस विल बी द कांस्टेंट प्राइस, प्राइस का डिफरेंस हो तो कांस्टेंट वैल्यू से वो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इसलिए द आंसर विल बी परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, परफेक्ट पॉजिटिव। सो आई होप ये सारे MCQs आपके क्लियर हो चुके हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द कोरिलेशन। यहाँ पे कोरिलेशन का चैप्टर हम क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट रिग्रेशन का चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।